नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। अब से कुछ देर पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पटना में मीडिया के सामने आए। उन्होंने बिहार में एसआईआर में शामिल कर्मचारियों सहयोगियों को बधाई दी और आभार जताया, लेकिन बिहार चुनाव की तारीखों के बारे में नहीं बताया। हालांकि माहौल सूबे का सियासी हो चुका है, पार्टियां अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रही हैं। बाकी है तो बस उन दावेदारों के नामों का खुलासा जिन्हें विधानसभा की चौखट पार करनी है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सीटों का बंटवारा हो जाए। इसके लिए माथापच्ची एनडीए में भी चल रही है और महागठबंधन में भी। बात अगर एनडीए की करें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार के लिए चुनौती हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मिली सीटों पर 60% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उससे मांझी का हौसला बढ़ा हुआ है। वहीं चिराग ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को जैसे खड़ा किया, वो भी बड़ी दावेदारी के हकदार हो गए हैं। बीजेपी के लिए इन दोनों को सम्मानजनक सीटों पर मनाना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि पार्टी के नेताओं के बयान सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी नेताओं या फिर जेडीयू के। सवाल यही है कि क्या जैसा दावा किया जा रहा है वाकई सब वैसा ही है, या फिर विरोध की चिंगारी को हवा ना लगे उसे बचाने की कोशिश हो रही है। हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव में भले ही ज्यादा वक्त न बचा हो, लेकिन सभी दलों ने तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी अपने सहयोगियों से बात कर उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए राजी करने में जुटे हैं। बीजेपी लगातार अपने सहयोगियों से सीटों पर चर्चा कर रही है। पिछले 2 दिनों से पटना में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कल जहां पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं आज वो जीतन राम मांझी से मुलाकात कर उनका मन टटोलते दिखे। बीजेपी की दिक्कत ये है कि पिछले 5 सालों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का कद जिस तरह से बिहार और देश की सियासत में बढ़ा है, उसने कहीं न कहीं बड़ी दावेदारी के लिए इन्हें तैयार कर दिया है। ऐसे में रास्ता सीधा चलेगा या फिर विवादों की गलियों से गुजरेगा, इसी को लेकर उहापोह ज्यादा है। हालांकि दावा सबका एकजुट होने और किसी भी तरह का मनमुटाव न होने से है। वैसे जीतन राम मांझी की पार्टी को 2020 के चुनाव में एनडीए की तरफ से 7 सीटें मिली थीं। इनमें से 5 सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज करवा दी। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो 2020 के चुनाव तक वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की नौबत आई तो खुद की पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत महज 1 सीट पर मिली। ये बात अलग है कि 33 सीटों पर उन्होंने जेडीयू का खेल खराब कर दिया। 9 सीटों पर उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई तेजस्वी और आरजेडी के साथ है और तीसरे मोर्चे पर प्रशांत किशोर खड़े हैं, ऐसे में न बीजेपी न ही जेडीयू चिराग पासवान के साथ कोई रिस्क लेने की स्थिति में है। बिहार की सियासत में जात के लिहाज से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही बड़ा कद रखते हैं। ऐसे में बीजेपी इन्हें कितनी सीटों पर मना पाएगी, ये तस्वीर भी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल में, क्योंकि हम बात बिहार की राजनीति की कर रहे हैं, एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों के ऐलान से लोग बच क्यों रहे हैं? अगर सारी यात्राएं हो रही हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों बच क्यों रहे हैं? सीट शेयरिंग का मसला दोनों गठबंधन के लिए क्या एक असली पेच की तरह अब सामने आ रहा है? चिराग और मांझी के बीच जो हालात है उसे देखकर सबसे बड़ी बात ये कि क्या सत्ता की चाबी एनडीए को फंसी हुई दिख रही है? इनमें से कोई भी इधर उधर हुआ, वोटों के समीकरण वहां पर ध्वस्त हो गए। और चुनाव को देखते हुए खासतौर बिहार, और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी लें तो वहां पर ये फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चित्तरंजन गगन, हमारे साथ आरजेडी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक कुमार झा, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय कुमार मेरे साथ
नेता विजय कुमार जी हम पार्टी से जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। उम्मीद थी कि इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ कोई होता, लेकिन बीजेपी की तरफ से फिलहाल उस गठबंधन की तरफ से एनडीए की तरफ से विभय कुमार झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं विभय आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टसल, सबसे ज़्यादा तकरार, सबसे ज़्यादा बात उसी से होती है जिसने सत्ता को संभाला होता है। साबित उसको करना होता है कि वो मुद्दों पर लड़ रहा है या फिर दूसरी चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल समीकरण क्या है? चुनाव आयुक्त ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एलजेपी आर पिछली बार 5 लोकसभा सीट हमारे को मिली थी और 100% इसका स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग लोकसभा में जीत के आए थे, हमारे सांसद। तो बिहार में या आप देश में, मतलब बिहार में आप कह सकते हैं कि एक एमपी पे तकरीबन 6 जो है एमएलए होते हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर लमसम में अगर आप देखेंगे तो 90% ऐसा ही होता है। तो 6 पंचे 30 सीट तो हमारी वैसे ही बनती है, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक रेट के 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं। तो इसीलिए, और हमारी पार्टी और चिराग पासवान जी की पार्टी का जीत का मतलब ये है कि 100% स्ट्राइक रेट, 100% जीत, मतलब उनकी हम लोग इसलिए 40 की डिमांड कर रहे हैं। मतलब 40 का मतलब ये है कि एनडीए को भी उसमें फायदा होगा। यानी 40 का मतलब 40 एमएलए हो जाएंगे। 243 में से 30 मैंने अलग कर दी, ठीक है। अब 213 बची, उसका समीकरण होगा। अब आप बात आगे रखें। देखिए, मेरा अगर स्पष्ट रूप से कहना है कि मांझी साहब को समझना चाहिए कि इस बार फिर से चौथी बार जो है एनडीए लगातार सशक्त है, एनडीए की सरकार बननी है, तो उनको उसमें समझना चाहिए। कुशवाहा साहब को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनके एक एक सांसद हैं। उस तरीके से उनके 6 बनते हैं, तो 6 नहीं तो आप 7-8, 7-8 कर लीजिए आप। वो लोग जिस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है कि 15, 20, 25 की बात वो लोग कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? संख्या तो यहाँ लिमिट है 243, क्योंकि हमारा एनडीए का नारा है 225 पार। 225 पार हम लोग ये चाहते हैं कि 225 पार कैसे हो, तो 100 के आसपास तो जेडीयू और बीजेपी लेंगे। तो हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि 40 अगर नहीं तो वो 35-40 के बीच में हम लोग, और वो लोग एक 6 के आसपास वो लोग कर लें। इस तरीके से हम लोग 243 को करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर विभय कुमार झा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे दर्शकों को यह भी क्लियर कर दीजिए, क्या इस पर कोई अड़ियल रवैया अपनाने की तैयारी आपकी है? क्योंकि मीटिंग तो वहां शुरू हो गई है। अगर बात फंसती है तो क्या आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे या फिर आप भी थोड़ा झुकेंगे, क्योंकि बात एनडीए और सबके साथ चलने की है? देखिए, उनको समझना चाहिए। हमारे एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं उनको भी समझना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एनडीए की मजबूती से सरकार बने। तो इसलिए अब देखिए, मैं खुद यहाँ पटना एयरपोर्ट पे हूँ, दिल्ली जा रहे हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात है। उसी क्रम में जो है पता चला कि लाइव में जुड़ना है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग तो सब कुछ चाहते ही है कि भाई एनडीए में जीत की गारंटी हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। अगर हमारे को पिछली बार हमने जो 5 बोला था तो 5 जितवा लिए। हमारे को एक झारखंड में विधानसभा की सीटें मिली, हम लोग 5 मांग रहे थे, 1 मिला, 1 जितवा लिए। इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं 40। अगर 38-40 हमारे को अगर देंगे तो वो तो एनडीए भी चाहेगा ना कि 100% झा साहब, ये तो वही बात हो गई। खैर, आपको आपने जो समय निकाला, आप एयरपोर्ट पर हैं, तो वही बात हो गई, दूध खराब हो जाए तो पनीर बना लिया जाए। और बेहतर तरीके से आपने समय का बहुत सदुपयोग किया है कि अभी फ्लाइट में इंतजार है और आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। मैं इसका भी आपको धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज अच्छा पनीर छोड़िए, आप वो लिट्टी चोखा ही खिला दीजिएगा जब आ जाइएगा, तो बाद में देख लेंगे। पनीर तक मैं नहीं जा रहा, मैं बातचीत को हल्का करना चाहता हूं। लेकिन हम पार्टी से विजय भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय भाई, जीतन राम मांझी पहले भी अपने तेवर दिखा चुके हैं। जीतन राम मांझी पहले भी ये कह चुके हैं। विभय कुमार, अच्छा, चितरंजन जी मेरे साथ जुड़े हैं, विभय जी मेरे साथ जुड़े हैं, विजय जी अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं। चलिए चितरंजन गगन जी के पास मैं रुक कर लेता हूं। मैं सोच रहा था कि विजय कुमार हम पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन भाई, अब आपका ही रुक कर लेते हैं। जो चल रहा है वो चल रहा है, हम देख रहे हैं। हम इस पर आपसे कमेंट नहीं चाहते कि जो एनडीए में चल रहा है उस पर आप कोई अपनी तरफ से बात रखें।
आप आरजेडी और महागठबंधन की बात हमारे सामने रखें, क्या आपके सामने भी वही चुनौतियां आ रही हैं कि बेहतर उम्मीदवारों में से चयन करना मुश्किल हो रहा है, हर कोई अपनी बात कर रहा है, कांग्रेस अपना शेयर मांग रही है, आपके साथ जुड़े हुए वीआईपी अपनी बात बढ़ा के रख रही है, या आपको भी अपना रखना है, या फिर आपको कहीं बहुत तेज प्रताप भैया को भी देखना है, वो भी अब परिवार पार्टी से अलग हैं और वो इस परिवार की लेगेसी को तो अपने साथ लेके चलते हैं। चितरंजन जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात पर मेरी आपत्ति है, परिवार पार्टी जो आपने कहा, परिवार पार्टी जैसे राष्ट्रीय जनता दल जो है वह, उसके बारे में जो गलत एक भ्रम और भ्रांति फैलाई जाती है। आपने देखा कि जो है तेज प्रताप जी ने दल के विरोध में जाकर, दल का जो सिद्धांत है उसके विरोध में उनका कुछ आचरण हुआ, उनको पार्टी से हटा दिया गया। और उसके बावजूद भी अगर आप परिवार पार्टी कर रहे हैं तो इस पर मेरी आपत्ति है। रहा जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल, तो जो सो महागठबंधन जो बना है यह एक सिद्धांत को लेकर है। कुछ सिद्धांतों पर सहमति जिन दलों के बीच में हुई है उनके बीच में जो यह गठबंधन बना है, या कोई जो है सत्ता के लिए और पद प्राप्ति के लिए या गठबंधन नहीं। तो जहां पर सैद्धांतिक आधार पर गठबंधन होता है वहां पर जो है बहुत ज्यादा किचकिच ये सब नहीं होता है। और महागठबंधन में ये सब कुछ नहीं है, बहुत स्मूथली बातें चल रही है और बहुत जल्द ही पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी के साथ, कैंडिडेट के साथ हम लोग जो है तो आप लोगों के सामने रख देंगे। कैंडिडेट्स को तय करने में आपको मशक्कत करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, या फिर आपको ये पता है कि कौन से कैंडिडेट्स उपयुक्त हैं आरजेडी और महागठबंधन के लिए, आप उस पर ही जा रहे हैं? लेकिन ये जरूर बताइएगा मुझे कि आप जो कैंडिडेट चुन रहे हैं वो किन इलाकों से चुन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना एरिया तय किया हुआ होगा। नहीं, एरिया नहीं, पूरे बिहार में महागठबंधन 243 सीटों पर लड़ेगी। 243 सीट जो है वह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। दल जो है सो वह सेकेंडरी चीज है, महागठबंधन प्राइमरी चीज है। और स्वाभाविक है जब जनाधार बड़ा होता है, और उसमें भी इस बार जब ऐसा लोगों को आभास हो गया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है, जन समर्थन बढ़ा है, लोग जो तेजस्वी यादव को अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर टिकट दावेदारों की भीड़ ज्यादा होगी। और मास पार्टी है, जब बड़ी पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा फौज है, तो स्वाभाविक रूप से जब बड़ी संख्या में कुछ संख्या को चुनना पड़ता है तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ऐसी कोई कठिनाई और ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे कि जो है सो कोई गठबंधन पर या गठबंधन के दलों के बीच में किसी ढंग का कोई मनमुटाव हो, कोई ढंग का कोई कंफ्यूजन। चलिए, अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं है। मैं इसी नोट पर आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि चर्चा बेहतर होती है, बहस बेहतर नहीं होती। बहस तर्कों को सामने नहीं रखती, बहस झगड़े को सामने लाती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरे ठीक बगल में इस वक्त बैठे हुए हैं, सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जवाद भाई, आपको क्या लगता है, बिहार का चुनाव इससे पहले कि वो वोटर के पाले में जाए, राजनीतिक दल अपनी हैसियत और अपनी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराने के लिए अभी तस्वीर सामने रख देंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये जो साथ चल रहे हैं ये भी छिटकेंगे सीट के नाम पर? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जय हिंद। और देखिए क्या है, बिहार के अंदर जो दो गठबंधन इस वक्त सामने हैं, एक इंडिया अलायंस है जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, एनडीए का है। और एनडीए के अंदर देखेंगे अभी तक का जो है चिराग पासवान साहब की जो भूमिका रही, चाहे जीतन राम मांझी साहब की भूमिका रही, और इससे पहले 2024 का जो है इलेक्शन गया, और 2020 के भी इलेक्शन को हमें देखना था। और मैंने कवर करा पूरा इलेक्शन, तो दो चीज़ें थी। अभी भी आरजेडी और इंडिया अलायंस के पक्ष में एक माहौल बनता दिखा, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी साहब ने एक जो नारा उठाया कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो बिल्कुल चिपका दिया है अगर मैं देखूं एनडीए के ऊपर।
और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के ऊपर। ये पूरा अगर आप नीचे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, अभी भी जीतन राम मांझी का रुख जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपको याद होगा पहले वीआईपी हम और सब लोग साथ में मिल करके थे, आज वीआईपी छटक गई है। तो एक बड़ा डेंट जो है वो एनडीए के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। प्रशांत कुमार को भी हम लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि जो बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है, उन्होंने पिछली बार आप देखेंगे कि 2015 के इलेक्शन में खास तौर पे जेडीयू के अंदर बैठ करके स्ट्रैटेजी प्लान करी थी कि स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं और वो ज़्यादा कमियां जानते भी हैं, और उससे पहले उनका जो अनुभव रहा हुआ है वो बीजेपी के साथ भी रहा हुआ है। तो वो जो ज़्यादा डेंट लगता हुआ दिख रहा है वो एनडीए के खेमे में लग रहा है। और आप अभी देखेंगे सम्राट चौधरी के ऊपर और ख़ास तौर पे मौजूदा सरकार के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं करप्शन के, वो अशोक चौधरी का भी नाम लिया। बड़े गंभीर आरोप हैं। वो इधर से खास तौर पे इंडिया अलायंस के लोग भी मौजूदा सत्ता के ऊपर हमलावर हैं, उधर से वो लोग भी हैं, और एक जो नैरेटिव की वॉर है उसमें मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस के लोग जो हैं वो इस वक्त कंफर्टेबल भूमि में हैं। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा आसानी के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव है, कौन कब पलट जाता है, किधर चला जाता है, अपने अपने क्षेत्र का प्रभाव है। सीमांचल हो गया, कोसी हो गया, मगध हो गया, अवध हो गया, इन एरियो में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब बन करके खड़ी हो जाती, कौन सा नेता कब खड़ा हो जाता है और वो कब किधर पाला करता है या किधर जो है वोटिंग करता है, ये बड़ा जो है समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले जी सही है जवाब कभी भी पिछले अनुभवों से वर्तमान को राजनीति में तोला नहीं जाता। लेकिन जब बात सीटों की आती है, जो हम अभी एनडीए को लेकर बात कर रहे थे, जब आरजेडी महागठबंधन में यह तय करेगी तो पिछला स्ट्राइक रेट जरूर कांग्रेस के सामने आईने की तरह रखेगी कि 70 सीटें दी थी, आप 19 पर ही उसमें निकल पाए। इसलिए क्या इस बार ये स्थिति हो सकती है कि आरजेडी इस बात को रखे कि हम इस वक्त लीड कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार ज्यादा होंगे, आप अपने को डिक्टेट नहीं कर सकते? क्या ये संभावना आपको लगती है? केकरा लगल ये फोन साहब में एक बहुत कंफर्ट जोन बन गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि दोनों ही फेस, आदरणीय राहुल गांधी इस वक्त राष्ट्रीय लेवल के ऊपर अपना एक फेस, अपनी एक छवि बना चुके हैं, और पूरी अगर आप वोट कैंपेनिंग देखेंगे या पूरी आप चुनाव की रणनीति देखेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर रह करके जो पूरी एक जन समर्थन मिला है उसमें जो है फायदा आरजेडी को भी हो रहा। नो डाउट आरजेडी वहां पे क्षेत्रीय पार्टी के रूप में एक बड़ी पार्टी है, लेकिन आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी का साथ और कांग्रेस का साथ और इंडिया गठबंधन में और लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आंका जा सकता है कि इस वक्त कांग्रेस की भूमिका जो है वो कम है। हालांकि 2024 के इलेक्शन के बाद एक बड़ी भूमिका के तौर पे राहुल गांधी साहब कांग्रेस पार्टी निखर के सामने आई है। जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस वो देशव्यापी है, प्रदेश व्यापी है, आम जनमानस के मुद्दे हैं, और अगर कांग्रेस को हल्के में लेने की कोशिश करती है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सही है जवाब, मेरी चर्चा में भी कहीं ये नहीं है कि हम कांग्रेस को कमतर दिखाएं, लेकिन एक चीज यहां पर है जो लोगों तक गई भी है, कितना गई है मुझे नहीं पता। लगातार इन आरोपों के बीच में कि वोट की चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन यह भी कहता रहा लगातार कि अगर ऐसा हुआ है तो आइए कोर्ट ऑफ लॉ में एफिडेविट दाखिल कीजिए, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाइए, लेकिन कोई आगे नहीं गया। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं क्योंकि डॉक्टर विभय कुमार झा के पास शायद समय उतना ज्यादा नहीं होगा, कब उन्हें आगे की तरफ निकलना पड़े। डॉक्टर विभय कुमार झा, ये सारे मुद्दे जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें इससे पहले कि वोटर को बताया जा सके कि वो आपके पाले में आने के लिए किन बातों पर यकीन करे, हम इन लड़ाइयों को तो नहीं लड़ना अब शुरू कर चुके हैं। जैसी अभी बात निकल कर आ रही थी कि वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नैरेटिव पूरी तरीके से जनता के बीच में जा चुका है, क्या चला गया है क्या? जी भाई, आप क्लियर समझिए कि राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि इस देश में 29 राज्य हैं, कांग्रेस किस तरीके से सिमटती जा रही है, देश की राजधानी में कैसे जीरो पे आउट हो रही है लगातार, और इसलिए बिहार का भी नंबर आने वाला है। ये बड़ी बड़ी बात करने से वोट चोरी और एसआईआर के ऊपर एक संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव आयोग का। अब देखिए ना, इतने सारे 69 लाख जो है वोटर जो है नाम हटे हैं,
और 20 लाख नाम जो है जुड़े भी हैं। उसके ऊपर ये लोग लगातार इशू बना रहे थे कि एसआईआर ये लोग कर रहे थे। अभी वोट चोरी क्या है? एक चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर बॉडी है, एक संस्था है, वो चुनाव कराते हैं, उनका काम है। पहले क्या था कि पहले इनके जमाने में जब महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस और लालू जी की सरकार थी बिहार में, 1990 से 2005 में, याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ बैलेट पे होता था, यहाँ ये लोग छापते थे ऐसे मोहर मार मार के। गुंडागर्दी बदमाशी का पड़ा काष्टा हो गया था। इंटेलेक्ट लोग देश भर में जो आपस में बात करने लगे थे कि इस राज्य को आजू बाजू के राज्य में मर्ज करना पड़ेगा, ये इनके शासन में होता था। इसमें बराबर की हकदार विवेक भाई राहुल गांधी और कांग्रेस 1992 पार्टी से रहे और हैं। उसके ये बाद से समझ लीजिए गंगा आप, में पानी बहुत कांग्रेस बह पार्टी का चुका है। लगातार समर्थन मैं रहा है। 1 महीने यहाँ की मोदी बात जी का कह रहा देश हूँ, है, यहाँ वोट सुशासन अधिकार बाबू की यात्रा सरकार है। निकालने के इंडिया बाद की पढ़े बिहार लिखे के लोगों की सरकार अलग है, विवेक यहाँ भाई ऐसे नहीं होता है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोग बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई कुतर्क नहीं है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सही हो गलत हो मुझे नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चैलेंज पर कोई पार्टी आगे जाकर एफिडेविट देने नहीं गई, वो अलग चीज है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नुकसान नहीं होगा? राजीव भाई, इसमें कोई भी दम नहीं है। चुनाव आयोग, अब देखिए पूरे भारत में एक राज्य में चुनाव हो रहा है, बस बिहार में। वो ये भी बात चल रही है कि एक दिन में ही चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाए। तो ये सब चुनाव आयोग का काम होता है। इन लोगों को डर सता रहा है कि यहाँ जो फिर से दाल गलने वाली नहीं है और सरकार फिर से एनडीए की बन जाएगी। इसीलिए ये लोग बहाने पे बहाने जो है बना रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी क्या है? राहुल गांधी के का जो नेतृत्व है उस पर सवालिया निशान है कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बिहार में एक बोला जाता है लल बबुआ, हाँ। वो चाहते हैं ये लोग कि लल बबुआ जो है यही कांग्रेस का नेतृत्व करें, वो हम लोग मलाई खाते रहें। इस तरीके से अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप बताइए ना, हम लोग मिथिला से आते हैं, सीता मैया की धरती से। जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो है यहाँ हमारे मिथिला आए थे, धनुष तोड़ के यहाँ शादी हुई थी। वहां मिथिला की पावन धरती पे राहुल गांधी की सभा में किस तरीके से इनके कार्यकर्ता जो है मोदी जी को गाली देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनके भी तो प्रधानमंत्री हैं। खैर ठीक है तो यहाँ ठीक है। कभी तिरस्तु जी की सभा में गाली दी जाती है, मेरे ख्याल से जबकि प्रधानमंत्री बतौर जी की माता प्रवक्ता जी का तर्क निधन देना हो चुका अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगा। आपको अपनी पार्टी को भी सामने रखना है, आपको गठबंधन को भी सामने रखना है, लेकिन चितरंजन गगन मेरे साथ प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चितरंजन भाई, आपने सुना अभी जो कुछ कह रहे थे विवे भाई, यहाँ पर कह रहे थे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पुराना इतिहास बता रहे थे और कहते हैं ललबबुआ की तरह ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, लोजपा के साथी जो बोल रहे थे, पता नहीं कितना पहले का चुनाव देखे हैं, लेकिन टीएन शेषन साहब का नाम जरूर इन्होंने सुना होगा। और जब ऐतिहासिक जीत हुई थी जनता दल की लालू जी के नेतृत्व में 1995 में, तो उस समय टीएन शेषन यहाँ के इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। और टीएन शेषन के समय से जो चुनाव में सुधार हुआ वो एक मिसाल हुआ। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के चुनाव आयोग की चर्चा होने लगी। तो शायद पता नहीं कौन इतिहास के पन्ना में इन्होंने पढ़ा है, अब तो यही जवाब देंगे। लेकिन 1990 के बाद टीएन शेषन साहब को मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद जो भी गड़बड़ियां होती थी चुनाव में, वह पूर्णतः बंद हो गई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपको भी जानकारी होगी, सभी जानते हैं। अब इन लोगों ने एक जो हुआ खड़ा कर दिया है किसी बात पर, परसेप्शन बनाना, प्रोपगंडा करो, परपंच करो, प्रोपगंडा करो, एक परसेप्शन बनाओ। एसआईआर के बारे में कह रहे थे, आप भी कह रहे थे अभी, एसआईआर कितना लथार खाना पड़ा चुनाव आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया, बार बार डंडा चलाया, उसके बावजूद भी आज भी जो फाइनल जो पब्लिकेशन हुआ है मतदाता सूची का, उसमें देख लीजिए जो है कितनी गड़बड़ियां हुई है। और अब यह पूछेंगे, किसी ने नहीं कहा साहब जो जिंदा है वो मर गया, जो मरा है माने उसको आप वोटर लिस्ट में नाम दे दे रहे हैं, जो जिंदा है इसको आप वोटर लिस्ट में चितरंजन भाई इस बारे में तो बिहार का बच्चा जानता है पूरा मुद्दा क्या है। मुझे ये बताइए कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये साफ कह दिया कि एसआईआर एक सफल प्रोसेस रहा है और अब इस सफल प्रोसेस के बाद ये पूरे देश में लागू होगा। अब विरोध कहां जाता है एसआईआर के मुद्दे पर? चुनाव आयोग ने पटना में ही आके सारी चीजें क्लियर कर दी। शर्मा जी, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इस पर किसी की आपत्ति नहीं।
तो संवैधानिक संस्था की यह जिम्मेवारी बनती है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। एसआईआर पर किसी का विरोध नहीं है। विरोध एसआईआर की प्रक्रिया पर है और समय पर। पहले भी हुआ है, एसआईआर तो नहीं हुआ है लेकिन आईआर हुआ और उसमें कितना समय लगा। आपने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज कहा है, कल मुख्य चुनाव आयुक्त से जो राजनीतिक दलों के साथ उनकी वार्ता हुई, राष्ट्रीय जनता दल के ओर से मैं भी गया था और उनका पहला सवाल यही था कि अन्य दलों ने तो हमको बधाई दी एसआईआर के लिए, आप लोग बधाई नहीं दीजिएगा। हमने कहा कि आपको बधाई भाजपा और जनता दल यू वाले दिए होंगे, क्योंकि आप के माध्यम से उनको लाभ पहुंच रहा है, आप उनके लाभ के हित में काम कर रहे हैं। हम जनता के लिए बात कर रहे हैं, जो जनता को जो चितरंजन जी बस देखिए, पूरे आपका अनुभव ज्यादा है राजनीति में, राजनीति को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन 25-26 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गया है। मुझे एक चीज यहां पर बस लगती है, अगर आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि मुझे गलत साबित करो, कम ऑन, एफिडेविट पर आओ, दाखिल करो, कोर्ट की दहलीज पर मुझे खींचो, कोई आगे नहीं जाता, कोई नहीं वो एफिडेविट देकर कटघरे में खड़ा करता। ये केवल मुद्दा जनता तक पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ विजय भाई जुड़ गए। नहीं, ये पूरे देश में लोग इस वक्त देख रहे हैं कि ईवीएम की बात होती है, कोई नहीं जाता, एफिडेविट देने का चैलेंज देता है इलेक्शन कमीशन, कोई नहीं जाता। विजय भाई हमसे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। विजय भाई, क्या स्थितियां बन रही हैं सीटों को लेकर? क्या तकरार है? जीतन राम मांझी साहब कह चुके थे कि अब बड़ा वक्त हो गया है, हम राष्ट्रीय पार्टी की तरफ आगे जाने वाले हैं। क्या एनडीए अब जीतन राम मांझी की सोच और आपकी उम्मीदों पर ध्यान दे रहा है, या फिर अंदर खाने कुछ समस्या है? नहीं शर्मा जी, ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एनडीए बिल्कुल इंटेक्ट है, हम कहीं इफ और बट नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय दल के संरक्षक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर सम्राट चौधरी जी आए थे, विनोद तावड़े जी आए थे, भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, वो अचानक आए थे। देखिए, हमारे नेता ऑलरेडी दरभंगा जाने के लिए तैयार थे, निकल ही रहे थे कि अचानक फोन आया कि मैं आपके यहाँ चाय पीना चाहता हूं। लेकिन हमारे नेता ने कहा कि नहीं, जब चाय पीने आ रहे हैं तो रुक जाइए, खाना भी खिलाएंगे, तो लिट्टी चोखा भी 5 मिनट। जी हमारे मानी जी ने कहा कि आप खाना भी खाइए आए तब। लेकिन औपचारिक उन लोगों ने आए, अचानक आ गए और कहे कि हम सिर्फ चाय पीने आए थे, आप ठीक ठाक है ना। उनके सेहत के बारे में उन्होंने पूछताछ किया। लेकिन आज जो हल्ला है कि मांझी जी गर्म हो गए, सम्राट चौधरी गर्म हो गए, वो तेवर में थे, कोई सीट शेयरिंग पर बात आज नहीं हुई है। वो औपचारिक सिर्फ हाल चाल जानने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। आप तो देखे होंगे कि सवेरे पर विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान जी ललन सिंह के यहाँ भी गए थे। जब वे लोग गए तो हमारे नेता हड़बड़ा कर दरभंगा गए हैं, दरभंगा में कार्यक्रम था, अभी दरभंगा सब लौटने वाले हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब सीट लीडर दिल्ली में बैठेंगे, सीट की बंटवारा होगी, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, हम पार्टी का, हमारे नेता का, कि हमारी जो भागीदारी है दल के अनुसार उतना सीट लीडर देने का काम करेंगे। लेकिन मार्केट में तरह तरह के हल्ला है, भी हल्ला कर रहे हैं कि मांझी जी डूबक गए, मांझी जी बिगड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मांझी जी बिगड़ने वाले नहीं है। आप एमपी चुनाव की जहां बात करते हैं तो एमपी चुनाव में हम लोग को कमिटमेंट हुआ था 2 एमपी, 1 राज्यसभा, 1 एमएलसी, लेकिन मिला कितना है? 1 एमपी, किसी कारणवश नहीं मिला। लेकिन हमारे नेता ने
कुछ बोलने का काम नहीं किया। विजय भाई देखिए, मानिए, आज हमारा नेता विजय भाई मंत्री- बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये तर्क पूरे लोग सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। मुझे ये समझना है, अगर तकरार होती है मान लीजिए 2-3 सीटों के ऊपर, तो आपको क्या उम्मीद है, एनडीए नेतृत्व तो उसमें आपकी बात पर मान जाएगा, या आप लोग वहां पर झुकेंगे कि पूरा एनडीए उसके साथ आगे चलना है? क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी पिछली बार तो थे, इस बार नहीं है। देखिए, तकरार की कोई बात नहीं, हमारे नेता तकरार करने वाले नहीं है। हमारे नेता के एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जो 243 सीटें 225 सीट जीतकर माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का। अरे जहां गठबंधन में है, जहां एक परिवार में है, वहां थोड़ा बहुत हरिया धंधा आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, काश घोषित या तो मुझे ज्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, उससे बहुत अंतर पड़ने का नहीं है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं और स्वाभिमान से जीने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए में किसी तरह का कोई दरार उत्पन्न हो। सही जवाब, सही जवाब। हालात ये है कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है जी। हम उसके पहले जो देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब क्या स्वरूप बनता हुआ दिखेगा। आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शामिल हैं, वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्या उथल पुथल मचेगी? बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल होने वाली इस बार, क्योंकि ये चुनाव जो है, मुझे लगता है जेडीयू के पर्पस से, मुझे लगता है कि उनका हो सकता आखिरी चुनाव हो। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने पूरी प्रोसेस को देखा है 2020 से लेकर के अभी तक, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, उससे पहले विधानसभा के अंदर हो, जो खींचातानी रही, चाहे कुछ इलाकाई और क्षेत्रीय के अंदर रही। अगर आप सीमांचल की बात करेंगे तो याद होगा हाँ, आपको। एक मिनट, माफी के साथ रोक नहीं रहा हूं आपको। आपने सीमांचल की बात उठा दी हमारी पूरी चर्चा में, और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं एआईएमआईएम का फैक्टर नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में पहुंचकर कहते हैं कि हमने तो महागठबंधन से कहा था हमें साथ ले लो, उन्होंने नहीं लिया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। वो तो 5 सीटें जो जीती थी उसमें आरजेडी का भला हो कि 4 आरजेडी में चले गए। अरे जी नहीं, वो 4 आरजेडी के अंदर चले गए या लाए गए, वो तो एक अलग इशू। उसके लाने के साथ ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो आरजेडी बनी थी, वरना उससे पहले बीजेपी। और अगर सीमांचल को निगलेक्ट कर दिया, जहां आरजेडी अपना सोचती है प्रभाव है या और पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जाति समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर मायने करता है। और ख़ास तौर पे एक मुस्लिम तबके को अगर आप देखेंगे, अल्पसंख्यकों को देखेंगे, वहाँ पे दलितों को देखेंगे, वहाँ पे ओबीसी समाज को देखेंगे या अपर कास्ट को भी देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इन चीज़ों को पड़ता है। वो इलाका जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया, हालांकि वो नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार किधर जो है वो रुक जाएगा। और गठबंधन की और सीटों के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ जो नाराज़गी चिराग पासवान साहब की थी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, नीतीश कुमार साहब से, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और इस चीज़ को वो एग्री कर गए हैं कि हाँ, आने वाले वक्त में जो स्वरूप होगा वो जैसे अभी चल रहा है, 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, तो कितने डिप्टी सीएम होंगे, उसमें किसको कहाँ जगह मिलेगी? क्योंकि हमने बहुत सी जगह देखा है कब किधर पलट जाएगा ना, वो है ना, उसी को जीने का हक है ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये कहीं हर जगह होता है। नहीं, ये हर जगह है, लेकिन बिहार की और ऐसा परिणाम आने के बाद हुआ है। सबसे ताजा मुझे महाराष्ट्र याद आता है, थे कहीं के चले कहीं गए, उसके बाद नहीं, एक छोटी और बड़ी इंटरेस्टिंग, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि वो जिसके साथ आजकल लग जा रही है उसी को सबसे पहले जो है वो निगल जाती है या उसी के अंदर तोड़ कर देती। मैं उम्मीद करता कि इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता होते तो इस बात पर काउंटर लेता, लेकिन मौजूद भाई राष्ट्रीय पार्टी के अंदर देखेंगे, केंद्र में भी सरकार है, कोalition की इतनी लंबी सरकार की होना चाहिए। बहरहाल मैंने लाइटर नोट पे कहा, इस बार जो स्थिति और परिणाम आएंगे वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चौंकाने वाले होंगे। जो जिस पार्टी को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जिन पार्टियों को हम लोग कमतर आंक रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी पार्टी जिनको हम कहते हैं, या अन्य के खाते में डालते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर
बन करके उभरेंगी। हो सकता गेम चेंजर जो है ना, पिछली बार आपको याद है बहुत ज़्यादा इधर जहाँ नीतीश बाबू हुए या और पार्टी के लोग हुए सरकार बन गई। इस बार गेम चेंजर जो है मुझे लगता है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो बनेंगे, जिनके 2-2, 4-4, 3-3, 1-1 विधायक आते हैं। करीब पिछली बार भी 13-14 लोग जो हैं वो अन्य के खाते में चले जाते हैं जब हम लोग अपना बनाते हैं। वो इस बार बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं। और एक मिनट, चितरंजन गगन को मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। चितरंजन सर, मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना गंभीरता से आरजेडी ले रही है? बहुत ज्यादा वो इधर से उधर अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। हो सकता है वो बहुत बड़ा कमाल ना दिखा पाए, आम जो समझ है लोगों की, लेकिन अगर उन्होंने वहां डेंट लगा दिया जहां जरूरत है और ऐन मौके पर वो उतना ही नुकसान एक बड़े फैसले में तब्दील हो गया तो समस्या तो हो जाएगी। चितरंजन जी देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो भूमिका रही है, पहले तो जो है सो प्रोफेशनल रहे हैं। राजनीति और प्रोफेशनल दोनों में अंतर होता है। किसी भी पार्टी के लिए, स्थायित्व के लिए, पार्टी के लिए जरूरी है कि उसका कुछ सिद्धांत हो, कार्यक्रम हो। तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका कोई वैचारिक कुछ आधार उनका नहीं कि उनका पार्टी का वैचारिक आधार क्या है। केवल एक मैनेजमेंट के माध्यम से या इवेंट मैनेजमेंट कहिए के माध्यम से अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह तो अब तक करते रहे हैं, प्रोफेशनल रहे हैं अब तक जो है सो। और उनकी करीबिया रही है भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदरणीय नीतीश जी के भी सहयोगी रहे हैं। नीतीश जी ने तो उन्हें अपने जनता दल का और तब सहयोगी रहे हैं जब नीतीश बीजेपी के साथ नहीं थे, उपाध्यक्ष ही बना चुके हैं। तो इसलिए अब उनका जो यह चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, बोलिए लोग समझ रहे हैं। सही है, जवाब कुछ कहना चाहते हैं? वो तो आरजेडी के साथ भी क्लोज रहे। हाँ। गठबंधन में जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी का रथ जो है 2015 में नीतीश बाबू ने और आदरणीय लालू जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी तो प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। शाबाशी तो आरजेडी के लोगों ने भी दी थी। नहीं, वो जनता दल के साथ अटैच थे, राजद के साथ कोई उनका लगाव नहीं था। यह अलग बात है कि जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, लेकिन उनका अटैचमेंट जो है तो जनता दल के साथ था। जनता दल के लिए नारा और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे, जनता दल के लिए बनाते थे। राष्ट्रीय जनता दल से कोई उनका लगाव या कोई मतलब उनका नहीं था। इसलिए अभी भी उसका जो कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, किसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो यह तो जो है सो अब जैसे ABC टीम से मैं परेशान हूँ, असदुद्दीन ओवैसी मुझसे ज्यादा परेशान है, उनको हर कोई बी टीम बना देता है। खैर, मेरे साथ विजय भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय भाई, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरा जो ये जो जमीन है ना, ये चुनाव में एक शब्द को बहुत पहले से बहुत ज्यादा सुनती आई है और वो है वोट कटुआ। क्या ये जो पार्टियां आ रही हैं, आपकी भी नजर क्या उनको वोट कटुआ की तरह देखती है कि वो ऐन मौके पर आकर जहां जरूरत हो वहां वो वोट कटुआ की तरह काम करें और वोट लेकर निकल जाए और असली जो उम्मीदवार हो बेचारा हाथ मलता रह जाए कि अगर नहीं होता तो आज मैं इस मार्जिन से आगे निकल गया होता? देखिए शर्मा जी, आपने ठीक ही कहा। देखिए, हम लोग जो भी हमारे विपक्ष में आ रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या प्रशांत किशोर के लोग हों, हम लोग तो जानते हैं कि लोग वोट कटवाए, बिहार में कुछ किया नहीं है। जब इन लोगों को मौका मिला था 15 साल पीछे लालू जी को, इन्होंने पूरे बिहार को बेचने का काम किया था, समझे। तो बिहार की जनता जानती है यदि इन लोग के हाथ में राज सत्ता चलावे तो फिर बिहार टिक जाएगा। आज देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए गठबंधन का देन है कि बिहार के किसी भी कोना से 4 घंटा में, 3 घंटा में
पटना आ जाइए, घूम कर फिर काम धंधा कर चले जाइए। ना ये आज नहीं, तो ये मेरी स्वीकार बात करते देख रहे हैं, हैं, फूल स्वीकार देख करते हैं। रहे मैं हैं। आपकी बात को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसी ही चर्चाओं में कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, आरजेडी के भी, और उन्होंने ये माना है कि हाईवे, सड़कें, स्टेट हाईवे का विकास हुआ है। आप पटना से गया जा सकते हैं, पटना से सीतामढ़ी जा सकते हैं, अलग अलग जगह आ जा सकते हैं, ये हुआ है। लेकिन क्या ये होना ही जनता तक पहुंचने की एक निशानी है? एक जनता का जिस कदर विकास हुआ है बिहार, पहले आप यही बिहार था जो लालू जी जिस वक्त थे, जंगल राज कर लोग खाने बिना मरते थे, आज लोग खाते खाते मर रहे हैं। और इतना ना, सही जवाब, एक मिनट, हाँ बोले। हाँ, उतना ना भोजन राशन हर चीज की व्यवस्था कर दिया गया, विकास की व्यवस्था कर दिया गया। जो गांव से शहर की ओर भागते थे बिजली के नाम पर, गांव गांव में बिजली चापाकल और जल नल योजना जो लागू करने से गांव से लोग निकलना नहीं चाह रहे, गांव में ही खेती कर उपजाऊ कर अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो देखिए, एनडीए गठबंधन का सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय नीतीश कुमार जी का सोच है, माननीय जीतनराम मांझी जी का सोच है। ये सब सोच होते हुए बिहार का विकास को देखते हुए आज बिहार के जनता बम है कि मैं एनडीए गठबंधन चलिए को, ठीक है, मैं सैयद जवाद से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। सैयद जवाद, बिहार की जनता बम बम हो रखी है, मुझे यह समझना है कि किसके हिस्से में बम बम है। नहीं, बम बम नहीं हो रखी है। वो विकास की जहाँ तक बात करेंगे तो बिहार के युवाओं की जो स्थिति आज की डेट में है वो आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हो रहा है? बिहार से हो रहा है। पेपर लीक अगर देखेंगे, जहाँ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं वो बिहार के अंदर हैं, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और एनडीए के और अलायंस के लोगों की या फिर और भी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करी जाएंगे तो जो पहले लीडरशिप थी अब वो मुझे खत्म होती ठीक है नजर आ रही है। सर, सही है जवाब। एक छोटा सा बस इसमें रिएक्शन क्यों, प्रधानमंत्री के बारे में विपक्षी भी कहते हैं वो बेहतरीन ऑरेटर हैं, ये मैं नहीं, ये कई बार बयान आ चुके हैं। क्या आखिरी मूवमेंट पर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा वो शिफ्ट कर ले जाए? आप जो नजर रख रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को अगर आप 2020 के अंदर देखते और आज मौजूदा देखते तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व बहुत बड़ा था। लेकिन अब आज की मौजूदा टेक्निकल दौर के अंदर आप देखेंगे, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं या मैं कहूँ कुछ बॉल फेंकने की, उछालने की, जुमलेबाजी की कोशिश करते हैं तो फौरन विपक्षी लोग पकड़ लेते हैं और तुरंत काउंटर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो जो पहले स्थिति थी वो अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी, 50,000 करोड़ चाहिए। अब जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। अब जो यूथ है, जो आप जिसको कहते हैं जेनजी, वो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हो गया है, वो अपने मुद्दों की तरफ ज्यादा कर रहा है। जेनजी बड़ा एक कैची वर्ड हो गया हाँ, यहाँ पर, लेकिन जेनजी अभी इस स्थिति में भारत का नहीं है कि वो व्यवस्था को पूरे तर्क संगत तरीके से सामने रखे, क्योंकि उससे पहले बैठा हुआ जेन एक्स कहीं अच्छे तरीके से चीजों को आगे पहुंचा रहा है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि लालटेन की चमक तेज जरूर हुई है। हाथ ने लालटेन पकड़ी हुई है या फिर लालटेन हाथ को साथ लेकर चल रही है, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन बिहार के चुनाव रोचक जरूर होने वाले हैं। विजय भाई आपका भी, विभय, सैयद जवाद आपका, चितरंजन सर आपका भी समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुद्दे बहुत हैं, तारीख की घोषणा होनी बाकी है। ये देखना जरूर होगा बिहार का चुनाव दिलचस्पी के किस मोड़ पर आगे जाता है। बहुत